हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। दोस्तों, आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख सकते हैं एक गैप अप शुरुआत हमको देखने को मिली। और गैप अप कहाँ पर हुई? 356 पर शेयर आज 354 पर ओपन होता हुआ नजर आया और 356 तक हमको स्टॉक में मूव देखने को मिला। 348 रुपीज़ का याद रखिएगा प्रीवियस क्लोज था, जिसके सामने 354 पर स्टॉक ओपन होता है। तो उसके पीछे का एक रीज़न था ज़रूर दोस्तों। हम कह सकते हैं वो जो तेज़ी है वो स्टॉक में कायम नहीं रह पाई, बट 2 रुपये 75 पैसे ऊपर बंद हुआ है शेयर। ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली है। 350 के ऊपर आज की क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा स्टॉक के अंदर जो मूव आया उसके पीछे का एक बड़ा कारण है जो मिला है इनको आरबीआई से। क्या मिला है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। जो कंपनी है उनको मिला है आरबीआई से अप्रूवल। जी हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आरबीआई से एनओडी मिल चुकी है कि वो बन सकते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। जी हाँ, ये खबर निकल कर आई है। इसके मुताबिक दोस्तों जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है अब उनको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा मिल सकता है और बेसिकली मतलब बन सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, द आरबीआई ऑन थर्सडे अप्रूव द कन्वर्जन ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम एनबीएफसी टू अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये एनबीएफसी से अब सीआईसी हो चुके हैं, यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो चुके हैं। और ये कंपनी अपनी फाइलिंग में बताया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनीज होती है जो ये काम करती है उसमें बड़ा डिफरेंस क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लगातार एक के बाद एक काम करती जा रही है, ये अपने आप में देखिए इनक्रेडिबल है। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, जियो फाइनेंशियल ने अप्लाई किया था सीआईसी के कन्वर्जन के लिए एज मैंडेटेड बाय द बैंकिंग वॉचडॉग। और अब रेगुलेटर ने दोस्तों इनको मैंडेट जो है वो बेसिकली दे दिया है और वो अब अंडरटेक कर सकते हैं कन्वर्जन एक्सरसाइज। ये दोस्तों साफ साफ अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब इनको करना क्या पड़ेगा? इनको देखिए अपने अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द शेयरहोल्डिंग पैटर्न एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो डीमर्जर के पोस्ट हुआ है, राइट। सो अब मेजर चेंजेस क्या है? क्योंकि देखिए पहले ये एक एनबीएफसी कंपनी थी, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन अब ये सीआईसी हो चुकी है। अब सीआईसी कंपनी होती कौन है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका मतलब भी देखिए सिंपल सी बात है, नाम में पता चल जाता है। सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखिए, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जो बेसिकली अपना 90% हिस्सा जो है या तो वो कोई एसेट में डाल रही है। अब वो एसेट कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, डेट के अंदर या फिर लोन के अंदर। कोई भी दोस्तों कंपनी बेसिकली अगर अपना 90%, 10% कुछ और भी कर सकती है, बट 90% जो है वो अगर इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो बेसिकली एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाती है। फिर वो एनबीएफसी नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जियो फाइनेंशियल एनबीएफसी नहीं है, अब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, राइट। अभी जो ट्रांजिशन है एनबीएफसी से सीआईसी का, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे कंपनी के ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के अंदर। बड़ा चेंज क्या है? सिंपल सी बात है, अब बेसिकली जो कंपनी है वो फोकस किस पे करेगी? इन्वेस्टमेंट पे। कंपनी फोकस करेगी इन्वेस्टमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। इन सब के अंदर दोस्तों कंपनी का फोकस रहने वाला है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है सीआईसी स्ट्रक्चर वुड इनेबल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू delineate the financials and operations of each subsidiary to provide better value discovery for investors। तो ये एक अच्छी बात जो है वो निकल कर आई है। अब जैसे एनबीएफसी होती है, सीआईसीज जो होती है आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो एसेट प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर्स के अंदर, जब आपको मैंने बताया। अब क्योंकि एक सीआईसी बन चुके हैं तो कंपनी के पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है ऑपरेशनल, और फोकस कंपनी किस पे करेगी? कोर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में, विदाउट एंगेजिंग इन अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी कर सकती है। अब ये देखना है कि देखिए इसका कितना असर पड़ता है स्टॉक के अंदर। बट नो डाउट स्टॉक में जो मूव हमको आज देखने को मिला वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आ पाया। बट अगर आप शेयर को देखेंगे लास्ट 6 महीने में, तो जिसने होल्ड किया उसने अच्छे रिटर्न्स बनाए। बट अब एक कंसोलिडेशन के पीरियड में हमको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, मेजरली इसी कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखना है कि अगर दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर का जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है वो ऑलमोस्ट 330 का है। अगर 330 के नीचे टूटता है तो फिर गिरावट हमको बनती हुई नज़र आ सकती है। बट स्टिल स्टॉक के अंदर जैसा मैंने कहा, नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं। कंपनी के नंबर्स उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं आए, ये सबसे बड़ा रीज़न था कि शेयर चल नहीं पाया। बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। नेक्स्ट दोस्तों जो शेयर आता है वो है कौन सा? HCL टेक। जी हाँ, HCL टेक के नंबर्स आने थे और नंबर्स रिलीज कर दिए गए। वैसे दोस्तों आज टीसीएस के कारण हम कह सकते हैं पूरे आईटी के अंदर एक बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली, तो HCL टेक ने भी उस तेज़ी में अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन सबको पता था कि टीसीएस के बाद HCL के नंबर्स आने वाले हैं और HCL के नंबर्स ही तय करेंगे कल की तेज़ी। तो नंबर्स किस प्रकार के हैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। सो हम HCL टेक के नंबर्स पे आ चुके हैं। शुरुआत करेंगे रेवेन्यू से। तो कंपनी का रेवेन्यू कितना रहता हुआ नजर आया? तो देखिए रेवेन्यू कंपनी का लास्ट ईयर
26,296 करोड़ का था, वो बढ़कर अब 28,057 करोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ चुका है। यानी हम कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी डिप देखने को मिली है, करीबन 28,500 करोड़ के आसपास था कंपनी का रेवेन्यू, वो घटकर दोस्तों करीबन 28,057 करोड़ पर आया। तो क्यू ऑन क्यू तौर पर हमको एक छोटा सा डिप देखने को मिला है कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर, ये बात साफ नजर आती है। टोटल इनकम दोस्तों जो कंपनी की थी वो करीबन 26,640 करोड़ की थी, 26,640 करोड़ की, वो बढ़कर अब कितनी हो चुकी है 29,160 करोड़। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम थी वो 28,915 करोड़ थी। तो क्योंकि दोस्तों कंपनी की अदर इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, जैसे कि 416 करोड़ इधर है, 344 करोड़ इधर है, इस बार सीधे 1000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी की अदर इनकम हो गई, जिसके कारण जो टोटल इनकम है उसके अंदर दोस्तों आपको इंक्रीज देखने को मिल गया, YOY भी और Q1Q भी। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डेफिनेटली प्ले करता है इन IT कंपनीज में, कि वो कंपनीज कितने प्रॉफिट पर है, कितना मार्जिन है और क्या ग्रोथ दिख रही है। सो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर जो नंबर्स निकल कर आए उसमें दिखता है कि ग्रोथ है। 3,531 करोड़ का प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में, मतलब प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में, यानी Q1 FY23 के अंदर, FY24 के अंदर। बट अब इस बार जो आया है वो आया है दोस्तों ऑलमोस्ट 4,259 करोड़। जी हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3500 करोड़ से बढ़कर सीधा 4,260 करोड़ पर पहुंच चुका है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 3,995 करोड़ था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें क्यू ऑन क्यू भी इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है एंड YOY भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में शानदार है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के EPS के ऊपर, अर्निंग पर शेयर कितना है दोस्तों कंपनी का। सो कंपनी का EPS लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में करीबन 13.05 का था, बट अब वो इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट 15.70 का हो चुका है। एंड इससे प्रीवियस क्वार्टर में 14.72 का EPS था। सो यहाँ पर भी हमने एक चीज़ नोटिस करी, वो क्या है, वो है बेसिकली ग्रोथ, जो डेफिनेटली हमको नजर आई है कंपनी के नंबर्स के अंदर। कंपनी की EPS में भी इंक्रीज देखने को मिला है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज देखने को मिला है। एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि दोस्तों कंपनी ने 12 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया है। जी हाँ, 12 रुपये का डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आएगी। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 23 जुलाई। तो अगर आपके 23 जुलाई से पहले पहले अगर शेयर्स रहेंगे तो आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। और जो पेमेंट है वो भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर दे दी है और इसका पेमेंट हो जाएगा बाय 1 अगस्त। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्ड डेट है वो है 23 जुलाई और 1 अगस्त है दोस्तों इसकी पेमेंट डेट, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कोई भी देखिए IT कंपनी हो ना, तो उसको हमेशा सिर्फ नंबर्स देख के काम नहीं चलता है, ये देखना होता है कि स्ट्रीट यानी बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अगर बाजार की एक्सपेक्टेशन से अच्छे नंबर्स है तब शेयर चलेगा, नहीं है तो ऑब्वियसली बात है गिरेगा। सो एस्टिमेट्स की बात करते हैं, राइट। एस्टिमेट दोस्तों जो कंपनी का था कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, जैसे मैं अगर बात करता हूँ इबिट, सबसे तो इबिट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इबिट जो है नो डाउट डिक्लाइन किया है, लेकिन एस्टिमेट कितने का था, 4,806 करोड़ का, वो आया कितना है 4,795 करोड़। तो यहाँ पर हमको कमी देखने को मिली है। मार्जिन्स 17.1% पर आए हैं, जो पहले 17.6% थे, बट 17% का एस्टिमेट था, डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, तो रेवेन्यू को लेकर दोस्तों एक्सपेक्टेशन जो थी उससे भी बेहतर कंपनी नंबर्स पेश करे हैं। जैसे कि देखिए रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस जो थी उसके सामने 28,028 करोड़ का कंसेंसस था एस्टिमेट्स का, लेकिन आया कितना है 28,057 करोड़ का, जो पहले था उससे बेहतर हमको नंबर आते हुए देखने को मिले हैं, राइट। 28,000 के आसपास ही आए। बट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी दोस्तों करीबन 3846 करोड़ की। कितने की, 3846 करोड़ की। आया कितना है 4,260 करोड़। तो मेजरली अगर हम देखेंगे तो नंबर्स को हम एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड देखते हैं। सो यहाँ पर भी देखिए एक्सपेक्टेशन से कंपनी के नंबर्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसी कारण मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर कल जो मूव है वो हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिल सकता है HCL टेक के अंदर। वैसे ये बात सही है कि देखिए आज ही मूव आ गया स्टॉक के अंदर, तो कितना बढ़ पाएगा कल ये देखने वाली बात होगी। बट जैसा मैंने कहा TCS के नंबर्स के बाद HCL टेक के नंबर्स भी बेहतर आना ये एक अच्छा साइन है पूरे इंडस्ट्री के लिए। वो IT कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है, राइट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, राइट, ये सब ने अगर पिछले एक साल में आप देखेंगे जो रिटर्न्स है, राइट, 40-45% के दिए, जब बाजार आपको फुल फ्लेज तेज़ी में रहा। 5 साल में जो रिटर्न्स है वो अगर आप देखेंगे तो 200% के नज़र आते हैं। लेकिन ये कंपनीज उतना नहीं चल पाई जितना देखिए बाजार ने आउट परफॉर्मेंस किया। आई थिंक अब यहाँ पर दोस्तों जो IT कंपनीज के नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, बाजार को एक नई थीम मिलने जा रही है आफ्टर बजट। मैं आफ्टर बजट क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों आफ्टर बजट
ही ये कंपनीज आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो बाकी कंपनीज है उनके अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिले, बट आईटी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो डेफिनेटली फोकस में रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कल एक्सेल टेक कहाँ तक जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।